आज का कार्यक्रम तय होने से पहले मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया था। मैंने उन्हें कहा था कि एक समय था जब हमारी पार्टी एक विपक्ष की पार्टी ही मानी जाती थी। ऐसे भी लोग कभी कहते थे कि आप कभी भी केंद्र में सरकार में नहीं आएंगे। दिल्ली का कॉरपोरेशन हम जीत गए पहली बार, तो बहुत बड़ी बात मानी गई थी। फिर जब मध्य प्रदेश में एक बार जीते तो उसको तो बहुत उससे भी बड़ी बात मानी गई। धीरे धीरे करके हम उस स्थिति में भी पहुंचे। मुझे याद है कि मैं जब 1995 में अध्यक्ष बना था, उससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री का नाम हमने घोषित नहीं किया था। 1995 में पहली बार हमको जब दिखाई दिया कि इस बार 96 में हमारी सरकार बन सकती है, ये परिवर्तन दो चुनावों से आया था। एक चुनाव 1984 में हुआ और एक चुनाव 1989 में हुआ। आज मैं सुन रहा था जब नरेंद्र भाई को, अभी चलते चलते भी मैंने उन्हें कहा कि आपका भाषण तो बहुत उत्तम था, श्रेष्ठ था, लेकिन मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी आपके भाषण में, वो जो इंद्रधनुष का उल्लेख था और उससे जो व्याख्या की गई कि इंद्रधनुष के कौन से 7 रंग हैं। और मैं समझता हूं कि जिन जिन लोगों को अध्यक्ष जी ने इस चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने का काम दिया है, या घोषणा पत्र तो होता है कि हम सरकार में आते ही आने वाले 5 सालों में क्या क्या करेंगे, लेकिन अध्यक्ष जी ने इस बार एक कार्य और किसी को दिया है और उसे कहा है कि आने वाले 5 सालों में करेंगे, वो तो घोषणा पत्र में होगा, लेकिन जो चीज हम कल्पना करते हैं कि 2025 तक भारत में हम करना चाहते हैं, उसको एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में भी देश के सामने प्रस्तुत करो। तो इंद्रधनुष की बात सुनते सुनते उसके साथ साथ बाकी भी जो तो सारी बातें कही नरेंद्र भाई ने, जिनको हमने तय किया है कि इस वर्ष के मध्य तक आने वाले घोषणा, इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है कि 15वीं लोकसभा 1 जून तक हो जाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। अर्थात कि हम यहां से जब जाएं तो मन में यह दृश्य देख करके जाएं कि जून के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे। नरेंद्र भाई ने अपने पूरे भाषण में एक तो पिछले 10 सालों में जो स्थिति देश की बनी है इस शासन में, उसका वर्णन किया। दूसरा, इस समय मुकाबले में 2 पार्टियां मानी जाती है। मैं मानता हूं कि 1984 में हम एक प्रकार से सबसे कमजोर अवस्था में पहुंचे। पहले आम चुनाव में हम कुल मिलाकर के लोकसभा में 3 सदस्य भेज सके थे। मैं आपको इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं, इस बात पर बल देने के लिए कि इस समय देश का 16वां लोकसभा चुनाव होने वाला है।
और मैंने पहले चुनाव से लेकर के और 15वें चुनाव तक सभी देखे, और इसीलिए मैं तो केवल मात्र आज के अपने भाषण में पिछले 6 महीनों में, या जब से लेकर के मान लीजिए कि हमने तय कर लिया कि हमारे आने वाले चुनाव के लिए पहले उनको दायित्व दिया कि वो अभियान के कैंपेन के और प्रमुख रहेंगे, फिर उनको दायित्व दिया, कहा कि हम बहुमत प्राप्त करेंगे तो आप हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके लिए लक्ष्य रखा अपने सामने, सही लक्ष्य रखा कि हम केवल प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इतना ही नहीं, तो हम चाहते हैं कि हमारे लोकसभा में 272 प्लस हमारे सदस्य हों। बड़ा अचीवमेंट करता है तो महत्वाकांक्षा भी बड़ी होनी चाहिए, उसमें कसर नहीं रहनी चाहिए। किसी ने तो यह भी कहा है कि हाई एम्बिशन इज नॉट अ क्राइम, लो एम्बिशन इज। मैं आपके सामने जब से लेकर के हमने ये निर्णय किए हैं और तब से लेकर के जो अभियान पिछले 5-6 महीनों में चल रहा है उसका वर्णन करता हूं, और उस सारे अभियान की जो परिणति इन पिछले 4 दिनों में हुई है। एक दिन जितने सारे पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनका एक कार्यक्रम हुआ था, अध्यक्ष जी ने किया था। दूसरे दिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी जो अध्यक्ष जी ने आयोजित की थी, और उसके बाद कल और आज ये कार्यक्रम हो रहा है नेशनल काउंसिल का। मुझे याद नहीं कभी इन पिछले 16 चुनावों में इस प्रकार की समाप्ति किसी अभियान की हुई हो। आखिर तो ये 10,000 लोग जो हैं उनमें बहुत सारे तो जैसा बताया गया कि जो बूथ है जो वास्तव में चुनाव की दृष्टि से निर्णायक है उस बूथ के प्रमुख हैं। हाँ, तो मैं इन सारे कार्यक्रमों को देख रहा हूं तो मन में आनंद हो रहा है, खुशी होती है कि पार्टी कहां से कहां पहुंची। जहां एक समय कहा जाता था कि यह पार्टी केंद्र में तो सरकार में नहीं आ सकती, और वहां मैं, ये ठीक है, नरेंद्र भाई ने वर्णन करते हुए कहा कि मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि मैं एक प्रदेश में दायित्व मुझे मिला मुख्यमंत्री का, इस कारण सुशासन के क्या क्या परिणाम होते हैं इन बातों से परिचित हूं। और मैं आपको कह सकता हूं कि मैं जिस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे 3-3 बार, उससे भी अधिक बार हमारी पार्टी तो मुख्यमंत्री रही, उसका पहला परिचय मुझे तब हुआ था जब मैं 1945 में गया था गुजरात। और 45 में मैं जब गया था तो गुजरात के बारे में एक ही शब्द सुना था बहुत, वो महात्मा गांधी के बारे में, या महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे के सारे जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख रहे उनका तो सुना ही था। लेकिन गांधी जी के बारे में एक शब्द जुड़ता था, साबरमती के संत। और मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहूंगा कि मैंने जब पहली बार साबरमती देखी तो मन में बहुत क्लेश हुआ। उसको कोई नदी कहे और जिस नदी के नाम से गांधी जी को पुकारा जाए, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये तो दुख देती थी।
उसको कोई, उस समय मुझे स्मरण है उसका, मैंने किसी को कहा कि ये तो कोई गंदा नाला दिखता है, आसपास भी जिस प्रकार के दृश्य है, सारी गंदगी दिखती है, दुख होता है। और मैं कई बार कहा करता हूं कि बाकी कई सारी उपलब्धियां होंगी गुजरात की जिनके बारे में हम लोग गर्व कर सकते होंगे, नरेंद्र भाई भी गर्व करने का उनको अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से नर्मदा के पानी को साबरमती में ला करके और साबरमती को एक अद्भुत स्वरूप दिया है नरेंद्र भाई ने, उसके लिए मैं आज उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। यहां पर वहां पर नदी बहती है और नदी के ऊपर लॉन्च में लोग जा सकते हैं। पहली लॉन्च जब चली थी तो नरेंद्र भाई के साथ साथ मैं भी साथ साथ गया था। अद्भुत स्थिति थी, जैसी आपने कभी पेरिस में या और यूरोप के कई शहरों में अनुभव की होगी कि जहां शहर के बीचों बीच कोई नदी जा रही है। मैं इस बात का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि सुशासन देना और उसके कारण सबसे अधिक लाभ उसी को होगा जिसके लिए अध्यक्ष जी ने आज ही कहा कि हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशासन का लाभ सर्वाधिक किसी को होना चाहिए तो गरीब को होना चाहिए। अब इन बातों को देख करके मुझे स्मरण आता है, खास करके आखिर में जब समारोह में अपनी बात समाप्त करते हुए नरेंद्र भाई ने उल्लेख किया कि इस बात के लिए वोट भारत, किसको वोट दे, वो नारे लगवाए सबसे। तो एक एक जो बात कही उन्होंने वो हमारी संस्कृति में से निकली है और मैं मानता हूं, मैं कभी भूलता नहीं कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम हिंदुस्तान में तब प्रचलित हुआ ज्यादा जब वो 1893 में शिकागो गए थे और शिकागो में जाकर के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में वो बोले थे और वहां पर वो हिंदुइज्म के प्रतिनिधि के नाते वहां बोले और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी उस स्थान पर पहुंचने के लिए। मेहनत करनी पड़ी का मतलब है कि केवल मात्र वहां जाना इतना ही नहीं, उसकी व्यवस्था हो गई। मुझे याद है कि इस साल जब पिछले साल जब हम 150वीं वर्षगांठ उनकी मना रहे थे तो मेरे पास रामकृष्ण मिशन मुंबई के लोग आए। उन्होंने आकर के कहा कि आपको जानकारी होगी शायद कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जब गए थे तो मुंबई से 31 मई को गए थे और हम सोच रहे हैं कि 31 मई को यहां पर अगर कोई कार्यक्रम हो जाए, जिस दिन उन्होंने समुद्र द्वारा स्टीमर द्वारा शिकागो के लिए प्रस्थान किया था, तो बहुत अच्छा होगा। हम यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन हॉल में वो कार्यक्रम करना चाहते हैं और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का एक भव्य मूर्ति, भव्य प्रतिमा लगी हुई है समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया पर, उसमें जाकर के अगर उसका सम्मान किया जाए। और उन्होंने कहा हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति जी से अनुरोध करें कि वो इस कार्यक्रम में आए और 31 मई को और यहां आकर के और वो व्याख्यान दे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे बात कर सकता हूं। मैंने उनसे बात की और उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और हम लोग वहां गए थे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्वामी जी को तो लोग पहचानते हैं कि वो आध्यात्म के एक बहुत प्रमुख प्रवक्ता थे, श्रेष्ठ प्रवक्ता थे। जिस प्रकार की सक्रियता गांधी जी ने की, वैसी तो कोई सक्रियता उनकी राष्ट्र की स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं थी। मैंने कहा वैसी नहीं थी, लेकिन उनका दृष्टिकोण था वो वही था। मैं मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग या रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग या स्वामी दयानंद जी जैसे लोग जो कि
गांधी जी की तरह वो भी 19वीं शताब्दी में ही जन्मे थे। उनके मन में भी बहुत प्रबल कल्पना थी भारत की स्वतंत्रता की, भारत की स्वतंत्रता की, भारत के स्वाभिमान की। और उनका असर था कि जिसके कारण इन्होंने अपने अंतिम वाक्यों में कहा कि इस बात के लिए वोट करिए। वोट करिए किसको? भारत को। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करिए मत करने कहा, वोट इंडिया, वोट इंडिया। अब ये जो चीज है वह मैं मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का कुल मिलाकर के प्रभाव है। कितने लोगों को पता होगा कि जब शिकागो गए थे तो शिकागो जाने के बाद कई स्थानों से घूम घाम करके जब लौटे तो रामेश्वरम आकर के लौटे। उनका स्टीमर जो है रामेश्वरम में रुका था और रामेश्वरम में उनके भव्य स्वागत की तैयारी थी। एक कोई ऑडिटोरियम था जिस ऑडिटोरियम में बहुत लोग आए थे उनका स्वागत करने के लिए। और उस अपने भाषण में लोग अपेक्षा करते थे वो हमको वेदांत समझाएंगे, वो उन्होंने जो हिंदुइज्म की व्याख्या शिकागो में दी वो हमको बताएंगे। उसका थोड़ा बहुत जिक्र जरूर किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मैं आपको आज ये कहने आया हूं, ये 1897 का उनका भाषण है, मैं आज आपको ये कहने आया हूं कि किसी भी देवी की आप पूजा करते हो, अब आप आने वाले 50 सालों के लिए उनको सोने दें, सब देवियों को सोने दें, एक ही देवी को जागृत रखें, उसी की आराधना करें, उसी की सेवा करें, और वो देवी है भारत माता। यह स्वामी विवेकानंद जी का 1897 का भाषण है और उसमें उल्लेखनीय बात जो है, उन्होंने भारत की जनता को उस रामेश्वरम की जनता के माध्यम से कहलवाया कि आने वाले 50 सालों के लिए बाकी सब देवियों को सोने दे। 97 में वो 50 साल की बात करते हैं और पूरे 50 साल बाद 1897 के 50 साल बाद कौन सा वर्ष आया? 1947, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। उसी प्रकार से स्वामी दयानंद जी, उनका भी जन्म टंकारा में हुआ, गुजरात में हुआ, और वो टंकारा में जन्मे हुए स्वामी दयानंद जी वो देश भर में प्रचार किया उन्होंने कि अगर स्वाभिमान चाहिए देश का तो न केवल स्वराज्य चाहिए लेकिन स्वभाषा भी चाहिए। और स्वभाषा के लिए उन्होंने जिस प्रकार से आर्य समाज के माध्यम से हिंदी का प्रचार किया, हिंदी का प्रसार किया, वो कोई कम बात नहीं थी देश राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए। मैं इन बातों का उल्लेख इसीलिए कर रहा हूं कि आज अलग अलग आंदोलनों ने अलग अलग पार्टियों को जन्म दिया है। मैं मानता हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी बनी है वो एक प्रकार से तो उस स्वतंत्रता के आंदोलन में से बनी है। ये ठीक है कि जिन्होंने बनाई उनका लक्ष्य कोई और होगा, मैं उसकी बात उल्लेख नहीं करता हूं आज, मैं को एलन ह्यूम का उल्लेख नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस बात का उल्लेख करता हूं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर के ही रहूंगा। ये कहने वाले बाल गंगाधर तिलक, ये जैसे लोग, महात्मा गांधी स्वयं या सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र बाबू, ऐसे करके बहुत सारे लोग जो कांग्रेस में गए वो राष्ट्रीय स्वाभिमान के इस सारे संतों, महंतों, साधुओं, स्वामियों, उनकी प्रेरणा से गए। और इसीलिए समारोह करते हुए जिस प्रकार से आपने कहा, हम सबसे कहलवाया कि भारत को वोट क्यों दे,
इसीलिए दें क्योंकि हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम गरीब को गरीबी ने से मुक्त करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मुझे कम से कम सोचने के लिए प्रवृत्त करती हैं कि पार्टियों का जन्म क्यों होता है। हमारा जन्म तो इसीलिए हुआ केवल मात्र, वैसे मैं कह सकता हूं कि मैं अगर आज भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक न बनता तो शायद नहीं होता। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता डॉक्टर हेडगेवार, बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे भी कांग्रेस में थे एक समय, और मैं स्वयं मैं कह सकता हूं कि उन्होंने भी शायद, उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब 1902 में स्वामी जी का देहांत हुआ, उनका जन्म हुआ था 1863 में और उनकी मृत्यु हुई 1902 में, अर्थात कि उनका जीवन केवल 39 साल का रहा, 39 इयर्स। और मैंने उनका एक लेख पढ़ा है, जिस लेख में उन्होंने कहा है कि मेरा जीवन कोई लंबा नहीं होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि मैं 40 साल भी देख सकूंगा। 30 साल की आयु में वो शिकागो में बोले थे, उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे नहीं लगता कि मैं 40 साल भी देख सकूंगा। लेकिन उन्होंने 1902 में मृत्यु से थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं जो विश्व भर में गया हूं उसके कारण भारत की इज्जत दुनिया भर में बढ़ी है। मेरी बातों को सुनकर के बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे हैं कि भारत जैसे देश में जहां आध्यात्म की व्याख्या इतनी उत्तम ढंग से होती है, जहां पर हिंदुइज्म का इतना श्रेष्ठ असर है, वहां पर पादरियों को भेज करके, मिशनरीज को भेज करके और उनको कन्वर्शन करवाने की क्या जरूरत है, ऐसा कहने वाले लोग भी मिले उन्हें। लेकिन महत्व की बात यह है कि उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज भारत की इज्जत है विश्व भर में। भारत के भीतर जो तकलीफ है वो ये है कि हिंदुस्तान में द कंट्री नीड्स मेन विद अ कैपिटल एम। चरित्रवान लोग चाहिए, समर्पण करने वाले लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कि जिनको देख करके और भारत के लोगों को गर्व हो कि ऐसे लोग अगर हैं तो हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के देशों में अव्वल स्थान पर जरूर पहुंच जाएगा। मैन विथ अ कैपिटल एम। मुझे कभी कभी मन में आता है कि संभव है कि जो जन्मदाता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने भी कहीं ये बात पढ़ी हो या सुनी हो और उनको लगा हो कि मुझे दूसरा कोई काम न करके, राजनीति में सक्रिय न हो करके और इसी काम पर लगना चाहिए कि श्रेष्ठ मनुष्य, चरित्रवान मनुष्य, राष्ट्रभक्त मनुष्य जो राष्ट्र माता की ही सेवा करें, उसी की भक्ति करें, ऐसे कैसे निर्माण करूं। और उसी के कारण मुझे याद है कि जब मैं स्वयंसेवक बना था, उसके कुछ समय बाद मैंने पूछा था शाखा में कि डॉक्टर साहब राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कहा करते हैं दैट अ स्लेव कंट्री हैज नो पॉलिटिक्स। एक दास, एक गुलाम देश, उसकी कोई राजनीति नहीं होती। मैं समझता हूं, कई बार सोचता हूं, लगता है कि शायद जनसंघ को बनाने की इच्छा और कल्पना या उसमें सहयोग देने की प्रवृत्ति संघ के भीतर जागृत हुई जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद, और उसके बाद से लेकर के भारतीय जनसंघ शुरू हुआ। आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम काम कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि हमारे लिए, मैं इसलिए कह सकता हूं कि जितने चुनाव आज तक हुए हैं, ये 16वां चुनाव होगा लोकसभा का, इतना उत्साह, इतना आत्मविश्वास मैंने पहले कभी नहीं देखा जितना इस बार देखा। और मैं उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं
पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ जी को और उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगियों को, जिन्होंने ये निर्णय किया कि हमको अगर बहुमत मिलेगा तो हम एक तो बहुमत मिलेगा, ये संकल्प किया कि 272 प्लस हम सीटें प्राप्त करेंगे और श्री नरेंद्र भाई मोदी को हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि यहां से हम सभी जो लोग जाएंगे तो इस दृष्टि से कोई कसर उठा करके नहीं रखेंगे कि हम इस बात को साध ले। मैं तो ये कह सकता हूं कि मैं जब 27 में जन्मा था, उस समय तो अंग्रेज का शासन था यहाँ पर 1927 में, और 1947 तक मैं अंग्रेज के शासन में 20 साल रहा हूं। और उन 20 सालों में संघ के संस्कार के कारण फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ओटीसी भी 20 साल की आयु से पहले की। और ओटीसी करने के बाद कई बार लगता था कि सबसे पहले मुक्ति क्यों नहीं मिलती, स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलती। अपमानित अनुभव करता था जब ट्रेन में ट्रैवल करता था। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक जिसको हम आज सेंट्रल रेलवे कहते हैं, उसको नागपुर जाने के लिए उसमें जाना जरूरी था, मैं गया था। और उसमें जब गया नागपुर तो ट्रेन पर हर एक चीज जो रखी थी, जितनी भी रिमूवेबल चीजें थी, वो चाहे गद्दा हो उस पर बेंच पर, या टॉयलेट के अंदर नलके हो, या एक आईना लगा हुआ था, मिरर लगा हुआ था, उन सब पर उस समय सेंट्रल रेलवे को कहा करते थे जीआईपी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो उसमें जीआईपी नहीं लिखा था, उसमें लिखा था स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी। अर्थात कि मान करके चले थे कि भारत के लोग जो है जो भी चीज उठा सकेंगे ले जाएंगे, चोर है। लेकिन अगर आईना लेकर के ले गए, अपने घर पर लगा दिया, तो सारे दुनिया को दिखाई देगा कि चोरी करके लाया है जीआईपी रेलवे से। अपमानित अनुभव करते थे, लेकिन था अंग्रेज का राज, और उस अंग्रेज के राज में ऐसा था। मैं आज कह सकता हूं कि बचपन से लेकर के मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दीनदयाल जी का मार्गदर्शन मिला, लेकिन सहयोगी के रूप में अटल जी के साथ लगातार काम किया। जब तक वो स्वस्थ थे तब तक उनके साथ लगातार काम किया। आज भी अगर कोई दुख होता है कि इतने बड़े कार्यक्रम में और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो नहीं है हमारे साथ, वो होते और उनका समारोह होता तो सोने को सुहागा लग जाता। लेकिन जो कुछ भी है, मैं बहुत आनंदित हूं कि राजनाथ जी की अध्यक्षता में और नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार का जबरदस्त कैंपेन पिछले 5-6 महीने में किया है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी और व्यक्ति ने या किसी और नेता ने कभी इतनी बड़ी सभाओं को लगातार संबोधित किया। मुझे अनंत कुमार जी बता रहे थे कि पिछले 60-70 साल 77 such massive rallies have been held all over the country। शायद सतत 13 और होनी है, 100 हो जाएंगे। बहुत खुशी की बात है और मैं उसके लिए भी आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। इतना बड़ा 10,000 से ऊपर है जितने लोग यहाँ पर आए हैं, और वे संकल्प करके जाएं कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और 2072 से ज्यादा सीटें लोकसभा में प्राप्त करके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं मंच पर बैठे सभी लोगों को। मित्रों, सभी लोग अभी अपने स्थान पर ही रहेंगे। मुझे एक बात और कहनी है, वो ये है कि अगर आज कांग्रेस पार्टी में निराशा है जिसका उल्लेख हो रहा है, तो एक कारण है पिछले 4 जो असेंबलियों के चुनाव हुए। एक मिजोरम को छोड़ दीजिए, जिसके लिए अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि वो
कॉन्सोलेशन प्राइज है उनके लिए। जी। और कॉन्सोलेशन प्राइज जो है वो कितनी है? वो ये है कि वहां पर केवल एक लोकसभा की सीट है। कुल मिलाकर के जो 5 प्रदेश हैं उनकी लोकसभा सीटें गिनी जाए तो मिजोरम की एक है, और उसमें उनको अगर बहुमत मिला है असेंबली में तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बाकी 4 की स्थिति यह है, अंदाजा लोगों को नहीं होगा। बाकी 4 में 2 जो सबसे बड़े प्रांत है, एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान, इन दोनों में हमारी पार्टी को 80% से ज्यादा सीटें मिली हैं। 80% से ज्यादा सीटें मिलना ये कोई सामान्य नहीं है, ऑल टाइम रिकॉर्ड है, कभी ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को इन चारों प्रांतों में मिलाकर के और 126 सीटें मिली है। और 126 का मतलब है कि हमको मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जितनी अपने को मिली कुल, उससे भी कम उनको मिली है टोटल चारों में मिलाकर के। और क्योंकि बाकी 2 जो हैं छत्तीसगढ़ और दिल्ली, ये तो छोटे छोटे प्रांत हैं, इनमें तो कुल है ही नहीं इतने 126। और इसीलिए स्वाभाविक रूप से आज बहुत निराशा है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 2004 में हम जब रह गए थे तो एक कारण था ओवर कॉन्फिडेंस। वो ओवर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि हम जीतेंगे, संकल्प होना चाहिए कि जीतने के लिए और जितनी संख्या हम चाहते हैं उतनी प्राप्त करने के लिए मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बात समझ करके चलिए कि कांग्रेस पार्टी ने, उनके सहयोगी दलों ने समाज के एक वर्ग में, मुस्लिम समाज में जो हमारे बारे में अविश्वास पैदा किया है, इस बार मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, दोनों में मुस्लिम समाज ने बहुत हमको समर्थन दिया है। सभी ने, शेड्यूल्ड कास्ट ने, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने बहुत अच्छा समर्थन हमको दिया है। मैं इस अवसर पर मुस्लिम समाज में जो अविश्वास है उसको भी एड्रेस करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि उन्होंने इतने साल तक देखा है कि किस प्रकार से उनका भला किसी ने नहीं किया, उनका उपयोग किया है वोट बैंक की राजनीति को जीतने के लिए। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, जिसके नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिसके प्रमुख उस समय दीनदयाल जी उपाध्याय थे, उन्होंने जब कहा कि हमारा विश्वास है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में, एकात्म मानववाद, तो हम किसी मानव में दूसरे मानव में भेद नहीं करते। हम कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों में भेद नहीं करते। और हमारा कहना यह है कि प्रशासन का सवाल हो, विकास का सवाल हो, गरीबी मिटाने का सवाल हो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी इज इररिलेवेंट, कोई उसका रेलेवेंस नहीं है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी का फर्क वही करते हैं जो उनके वोट में इंटरेस्टेड होते हैं, हम नहीं हैं। हम सबका भला करना चाहते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की कल्पना वही है। इतना ही आपसे कह करके मैं विश्वास करता हूं कि इस अधिवेशन में से जो भी हमको शिक्षाएं मिली है उनके आधार पर हम मैदान पर जुट जाएंगे। बहुत बहुत